हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 है हमारा किसान, जमींदार और राज्य। इसका ये पार्ट 1 है। देखिए चैप्टर जो है आपका काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हम इसको एक सिंगल वीडियो में नहीं करने वाले। इसको हम 2 या 3 पार्ट में बनाकर आराम से डिटेल में समझते हुए इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र आईडी जो है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिलेबस आपका सारा कंप्लीट कराया हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको सारे चैप्टर कराए हुए थे। तो आप बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केवल ये आपका 8वां चैप्टर ही रह रहा था तो इसको मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए एक चैप्टर को पहले देखते हैं, समझते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर का दे दूं कि इस चैप्टर में पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे 16वीं और 17वीं सदी के दौरान कृषि कैसी थी। वहाँ के जो जमींदार थे उनके बारे में पढ़ेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे, खेती के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई की क्या तकनीक थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सारा मतलब कृषि और ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज, इसके आसपास ही ये पार्ट 1 हमारा रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए, समझते हैं। तो देखिए क्या था कि 16वीं-17वीं सदी के दौरान जो हिंदुस्तान के लगभग 85% जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे? गाँव में रहते थे। 16वीं-17वीं सदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। 85% लोग गांव में रह रहे हैं। तो सोचिए कि ज़्यादातर मतलब जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में रहता है। छोटे किसान हो चाहे बड़े भूस्वामी हो, दोनों क्या थे? खेती से जुड़े हुए थे। ये भी आपको याद रखना है कि चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े भूस्वामी हो, जिनके पास, बड़े भूस्वामी वो होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीनें होती हैं, काफ़ी खेत होते हैं। ठीक है, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े भूस्वामी हो, दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, यानी खेती वगैरह से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्सेदार होते थे, दावेदार होते थे, सॉरी। इनके बीच में कई बार सहयोग भी देखने को मिलेगा, कई जगह पे प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है और कई जगह पे संघर्ष भी देखने को मिलता है। इसी समय क्या होता है कि कई बाहरी ताकतें जो हैं वो भी गांव की दुनिया में दाखिल हो जाती हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मुगल राज्य। तो मुगल राज्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मुगल राज्य के बारे में। तो मुगल राज्य का मतलब है मुगल, जो मुगल थे वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, तो मुगल सत्ता जो थी उसका क्या सोर्स था इनकम का, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो मुगल थे उनकी जो आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो कृषि उत्पादन से होता था। क्योंकि आपको पता है 85% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। अब गांव में इतने लोग रह रहे हैं तो वो क्या काम करते होंगे? वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े काम करते होंगे। तो यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम लोगों का क्या है? खेती। और ये खेती से ही क्या लेते हैं? टैक्स। यानी कि जो मुगल जो थे उनकी आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो कृषि उत्पादन से ही ये उगाते थे। इन्होंने क्या कर रखा था? मुगलों ने कुछ राज्य के नुमाइंदे यानी कुछ कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। उनका काम होता था जैसे कि राजस्व को निर्धारित करना कि कितना राजस्व होना चाहिए, राजस्व की वसूली करना, ठीक है, और राजस्व का हिसाब रखना। ये सब इनका काम होता था। जो ये मुगल थे ये चाहते थे मतलब कि ग्रामीण समाज जो है वो हमेशा इनके काबू में रहे। ये हमेशा ग्रामीण समाज को, गांव के लोगों को अपने काबू में रखने की कोशिश करते थे और ये तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों में जितनी भी जुताई हो, जो भी मतलब खेतों में जुताई हो रही हो या जो भी फसल वहां पे हो रही हो, उसमें से जो भी फसल मतलब जो भी हिस्सा है वो राज्य को जरूर टैक्स के रूप में समय पे मिल जाए। यानी कि खेती का, क्योंकि आपको पता है कृषि से ही इनको कर मिलता था, टैक्स मिलता था। तो ये हमेशा ये तसल्ली करना चाहते थे कि बिल्कुल टाइम पे कर जो है वो मुगल सत्ता को मिल जाया करे। आगे देखते हैं। कई फसलें बेचने के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार मुद्रा बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके जो थे वो शहर से जुड़ गए। यहाँ पे मैं आपको इसे समझाने से पहले एक चीज समझा देता हूँ जो कि आगे हम चैप्टर पर पढ़ेंगे। खेती जो थी उस समय में, खेती का जो मेन उद्देश्य होता था वो उद्देश्य होता था अपना पालन पोषण करना। ठीक है, खेती जो थी वो पालन पोषण के लिए होती थी, खुद की जरूरतों के हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खेती का केवल यही उद्देश्य था। खेती जो होती थी वो दूसरे उद्देश्य से भी की जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था पैसा कमाना या लाभ कमाना। तो कई फसलें ऐसी होती थी जो कि केवल बेचने के लिए उगाई जाती थी, जैसे कि उसमें आपको कपास मिल जाएगा, उसमें आपको गन्ना मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो कपास जैसी कुछ फसलें थी जो कि बेचने के लिए उगाई जाती थी।
जब फसलें बेचने के लिए उगाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि बेचेंगे तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो मुद्रा का भी इस्तेमाल होगा, और मुद्रा का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं बाजार वगैरह भी होंगे। तो इसीलिए क्या था कि गाँव में क्या हुआ कि गाँव में बाजार, मुद्रा, व्यापार, ये सारी चीज़ें घुस गई, और इससे खेती वाले इलाके जो थे वो शहरों से जुड़ गए थे। अब बात करेंगे किसान और कृषि उत्पादन से, ठीक है। यहां पे आपको समझना है, यहां से जहां से मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं आपके। इससे पहले तो केवल इंट्रो था, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं आपको। यहां से आपको एक एक चीज समझनी है। जो किसान लोग थे वो साल भर अलग अलग मौसम में काम करते थे। जैसे कि उनके पास, किसानों के पास बहुत तरह के काम होते थे। जैसे कि आपके सामने ये काम है कि जमीन की जुताई करना। किसान क्या करते थे, जमीन की जुताई करते थे। वो क्या करते थे, बीज बोते थे। फसल जब पक जाती थी तो उसको काटते थे, फसल की कटाई की जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा भी किसान कुछ काम करते थे, जैसे कि किसान ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में भी जुड़े हुए थे जो कि कृषि आधारित थी। जैसे कि मान लो शक्कर हो गया या तेल हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के उत्पादन में भी किसान जुड़े हुए थे। तो ये किसान के काम है जो साल भर वो अलग अलग मौसम में ये काम करते थे। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे समझिए, देखिए क्या था कि आप, जब भी मैं किसान बोलता हूं तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे किसानों की इमेज बनती हो जो कि समतल में खेती करते हैं, यानी समतल में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो केवल हम मतलब भारत की किसानों की विशेषता की बात कर रहे हैं, या ग्रामीण किसानों की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो आप केवल वो वाले किसान मत रखना जो समतल में है, जो मैदानी इलाकों में है। आपको वो किसान भी इसमें शामिल करने हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में है, या फिर जो ऐसे किसान जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, वहाँ पे खेती करना कठिन है लेकिन वहाँ पे भी खेती कर रहे हैं, तो वो भी किसानों की विशेषता में ही आएगा। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों, सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। ऐसे कई क्षेत्र भी थे, जैसे कि मान लीजिए सूखी जमीन के विशाल हिस्सों में पहाड़ियों वाले इलाके, यानी कुछ ऐसे हिस्से भी थे जो पहाड़ी इलाके थे जहाँ पे जमीन सूखी थी, जहाँ पे ज़्यादा नमी नहीं थी जमीन में, जहाँ पे खेती करना ज़्यादा आसान भी नहीं था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी लोग क्या करते थे, खेती करते थे। यहाँ पे उस तरह की खेती नहीं हो सकती जैसी उपजाऊ जमीन पे हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खेती की जाती थी, ठीक है। तो ये भी मतलब इसकी विशेषता में आएगा। इसके अलावा देखो, ऐसी जमीन भी थी, ये भी आपको याद रखना है, ऐसी भी जमीन थी जो बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी, बहुत मतलब बड़े बड़े भूखंड होते थे जो कि जंगलों से घिरे होते थे। हर तरफ मतलब पेड़ पौधे, जंगल, ये सब रहते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जब भी हम मतलब कृषि समाज की बात करेंगे तो हमें ये सारी विविधता, ये वैरायटी ध्यान रखनी है। जब भी देखो कृषि समाज की बात जब भी हम करते हैं, कृषि समाज, तो आप हमेशा याद रखना कि उसमें प्लेन में यानी समतल में रहने वाले किसान भी हो जाएंगे, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में खेती करने वाले किसान भी हो जाएंगे, जंगलों में रहने वाले और जंगलों में खेती करने वाले किसान भी हो जाएंगे। तो इन सबको मिला के हम कृषि समाज की विशेषता पे डिस्कस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं स्रोतों की तलाश। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो किसानों के बारे में जानकारी मिलती है तो वो कौन से सोर्स, कौन से स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, ज़्यादा स्रोत किसानों के बारे में नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है किसान खुद के बारे में खुद से तो लिखते नहीं थे। तो जो उस समय में जो भी मिल गए होंगे लिखित में, उससे ही अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है। 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास के को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए। अब देखिए ध्यान से, एक बार मैं अंडरलाइन करता हूं, यहां से आप फोकस करो कि इतिहास, जो 16वीं और 17वीं सदी के जो कृषि इतिहास को हम समझते हैं, तो हमारे जो मेन सोर्स हैं वो कौन से मेन सोर्स, ऐसे सोर्स हैं, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ या दस्तावेज हैं जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए हैं, यानी मुगलों ने या मुगलों के समय में जो लिखे गए हैं, मतलब इनके दरबार की निगरानी में जो लिखे गए, यही मेन सोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। क्योंकि देखो किसान लोग जो थे अपने बारे में खुद तो लिखा नहीं करते थे ये, और इसलिए ग्रामीण समाज के जो क्रियाकलाप है उसकी जानकारी हमें किसानों से नहीं मिलती, बल्कि हमें उन लोगों से मिलती है, मतलब जो दरबारी रहे होंगे या जो मतलब उस समय में लिखते रहे होंगे, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, किसानों से नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आईने अकबरी को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये माना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आईने अकबरी जो है इसको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इस ये जो आईने अकबरी है इसमें से
उस समय की खेती के बारे में, उस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी भी हो सकती है, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए क्या था कि आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। अब जो अबुल फजल था वो कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार। तो वो ऐसी ही चीजें लिखेगा जो कि मतलब अकबर के पक्ष में जाती होगी। मान लो अगर कोई खराब व्यवस्था रही होगी या कुछ गलत नीति रही होगी तो उसके बारे में वो नहीं लिखेगा, क्योंकि दरबारी इतिहासकार है तो उसे ऐसी चीजें लिखनी है जिससे कि दरबार के जो उसके अधिकारी हैं या जो दरबार उसका जो शासक है वो खुश रहे। तो इससे हमें पूरी सटीक सच्चाई नहीं मिलती, ये भी आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। ठीक है, आईने अकबरी जो ग्रंथ है इसमें हमें खेतों की नियमित जुताई के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे व्यवस्था थी, वो लिखा हुआ मिला है। फिर राज्य के जो नुमाइंदे होते थे, जो कर्मचारी होते थे, वो जब खेती से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। राज्य और जमींदार के बीच में जो रिश्ते थे उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये कुछ आईने अकबरी से जानकारी मिल जाती है, जो उस समय के कृषि समाज के बारे में भी कहीं ना कहीं हमें जानकारी का एक स्रोत के रूप में, एक सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। आईने अकबरी का उद्देश्य क्या था ये समझ लीजिए। आईने अकबरी जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। यानी कि देखो अकबर के समय में ये लिखवाया गया था, तो ये इसलिए लिखवाया गया था ताकि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनको अकबर के समय के काल के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो ये ऐसा खाका पेश करना चाहते थे आने वाली पीढ़ियों के सामने जिससे ये पता लगे कि एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग जो कि मुगल है, ठीक है, मजबूत सत्ताधारी वर्ग जो है वो ये दिखाया जाए कि वो बिल्कुल समाज से मेल जोल बनाकर रखते थे, इतना मतलब उनसे समाज में घुले हुए थे, ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते थे। आइन के लेखक के मुताबिक, यानी अबुल फजल जो था जिसने ये लिखा है उसके मुताबिक, मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से ही तय था। इन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी मुगल के खिलाफ अगर बगावत करे या फिर अपनी अलग से सत्ता स्थापित करने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल असफल हो जाएगा। ये बिल्कुल तय है कि कोई भी बगावत कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा तो फिर वो बच नहीं सकता। ये सीधा सीधा इशारा इनका इस तरफ है। इसके बाद देखो, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आईने अकबरी का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, यानी जैसा ऊपर वाले चाहते थे, ठीक है, यानी दरबारी जैसा चाहते थे, शासक जैसा चाहता था वैसा ही उसमें लिखा जाता था। कोई भी चीज जो कि अगर शासक के या सत्ता के खिलाफ हो या सत्ता की सच्चाई दिखाए जो कि सही नहीं है तो वो चीज उसमें लिखी नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। हम आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर इलाकों में लिखे गए। ये थोड़ा सा सटीक स्रोत बैठेगा क्योंकि मुगलों की राजधानी से दूर लिखे गए हैं ये, तो इसमें आपको सच्चाई देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि 17वीं और 18वीं सदियों के जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यहाँ से मिलने वाले जो दस्तावेज हैं इसको भी हम एक सोर्स के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देता है, इससे पता लगता है कि सरकार जो उस समय में थी, जो सत्ता जो थी, वो आमदनी जो होती थी वो कहाँ से उसको होती थी। तो सबसे पहले हमें जैसा कि आईने अकबरी वगैरह से पता लगता है कि जो सत्ता जो सबसे ज़्यादा आईनी होती थी वो जो आमदनी होती थी वो कृषि उत्पादन से होती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिली है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत सारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। उस समय में कैसे कृषि संबंध थे, क्या कृषि व्यवस्था थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से भी मिल जाती है। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदार और राज्य के बीच में तने झगड़ों को भी दर्ज करते हैं। क्या होता था कि कई बार किसान जमींदार के बीच में या जमींदारों और राज्य के बीच में कई बार विवाद हो जाते थे, तो जो झगड़े विवाद होते थे उसके बारे में भी इन स्रोत से जानकारी मिल जाती है। ये जो स्रोत है ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे। यहाँ पे राज्य का मतलब है मुगल सत्ता से, ठीक है, मुगल सत्ता जो है उन्हीं का शासन था, तो इसलिए उसको किस नजरिए से देखते थे ये भी मतलब हमें इससे जानकारी मिल जाती है। और ये भी जानकारी मिल जाती है कि राज्य जो था यानी मुगल सत्ता जो थी वो उनको कैसे, उससे उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो देखिए सोर्स जो है, मेन सोर्स जो है
अब यहाँ पे देखो हमें जानकारी तो मिल रही है, पर मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स जो अभी तक मिला है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलती है कृषि समाज की, लेकिन इसके अलावा गुजरात से, महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं, कुछ ऐसे लिखित में मिले हैं जिससे कि कुछ और किसानों के बारे में या फिर आमदनी के बारे में पता लग जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उससे भी हमें कुछ जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये 2-3 स्रोत हो जाते हैं, लेकिन मेन स्रोत जो है वो आईने अकबरी को माना जाता है। इसके अलावा देखिए किसान और उनकी जमीन, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत जो है वो किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम किसान को क्या बोलते हैं? हम किसान को किसान बोलते हैं, या हम खेतीहर बोल देते हैं, खेतीहर समाज या खेतीहर जो भी है। तो ऐसे ही मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं उसमें किसान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था? तो ये किसान को रैयत कहते थे। ठीक है, या फिर कई जगह पे मुजरियान भी लिखा मिलता है, और कई बार किसानों को तो किसान ही बोल दिया जाता है, या फिर कई जगह पे आसामी शब्द भी किसानों के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 4-5 जो शब्द आपके सामने रखे हुए ये सारे किसके लिए यूज किए जाते हैं? किसान के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17वीं सदी के स्रोत, दो तरह के किसानों की चर्चा है। अगर हम 17वीं सदी के स्रोत को देखते हैं तो उसमें दो तरह के किसान है, एक है खुद कास्त और एक है पाही कास्त। अब ये दोनों ही किसान हैं। ठीक है, तो ये खुद कास्ट और पाही कास्ट का मतलब क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो समझिए, खुद कास्ट जो है वो ऐसे किसान होते हैं जो कि उन्हीं गांव में रहते हैं जिनमें वो उनकी जमीन है, यानी अपने ही गांव में रहते हैं, उन्हीं गांव में उनकी जमीन है, वहीं खेती वगैरह करते हैं, ये तो होते हैं खुद कास्ट। लेकिन जो पाही कास्ट होते हैं ये ऐसे किसान होते हैं जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने के लिए आते हैं, यानी ये हैं किसी और गांव के पर आते किसी और गांव में हैं। ठीक है, इस तरीके से। और लोग जो होते थे वो अपनी मर्जी से भी पाही कास्ट बन जाते थे, कई बार लोग अपनी मजबूरी में भी बन जाते हैं। अब मान लो कि कोई व्यक्ति अपने गांव के खेतों को छोड़कर कहीं दूर जाके खेती क्यों करेगा? हो सकता है भाई उसको वहां पे टैक्स में कोई रियायत मिल रही हो, या हो सकता है वहां पे उसको ज्यादा पैसा मिल रहा हो, ज्यादा फायदा मिल रहा हो, तब वो ऐसा करेगा। या फिर मान लो उसके साथ कोई मजबूरी हो, मान लो उसके गांव में कोई सूखा आ जाए या कोई समस्या आ जाए, तो उसकी वजह से भी वो बाहर जाके खेती कर सकता है। ठीक है, तो पाही कास्ट ऐसे भी बन जाते थे। इसके बाद अगला है सिंचाई और तकनीक। सिंचाई और तकनीक कि उस समय में सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था और कौन कृषि के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती थी। तो देखते हैं, जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। क्या था भाई, उस समय में जमीन बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा, मजदूर भी काफी मतलब मौजूद थे, और किसान जो थे काफी गतिशील थे, खेती करते जा रहे थे। नई नए जंगलों को भी कई जगह सफाया किया जा रहा था, खेत बनाए जा रहे थे। यानी इन सब की वजह से जो कृषि थी वो धीरे धीरे, खेती जो थी उसमें बहुत विस्तार होने लगा था, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। खेती का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था लोगों का पेट भरना। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि खेती का मेन उद्देश्य था वो लोगों का पेट भरना होता था। इसलिए रोजमर्रा के खाने की जो जरूरत है, जैसे कि डेली लाइफ में हम क्या खाते हैं, चावल चाहिए हमको, गेहूं चाहिए, ज्वार चाहिए, इस तरीके की फसलें जो डेली लाइफ में यूज की जाती हैं, रोजमर्रा के जीवन में यूज की जाती है, तो इन फसलों को उगाया जाता था। ठीक है, ये ज्यादा उगाई जाती थी ये फसलें। जिन इलाकों में बारिश जो थी, वर्षा जो थी वो 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी, यानी जहां पे काफी मतलब अच्छी बारिश होती है वहां पे चावल की खेती की जाती, क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत होती है चावल को, तो वहां पे चावल की खेती की जाती थी। और जो इलाके जहां पे बारिश कम होती थी वहां पे क्या है, गेहूं या फिर ज्वार बाजरा जो था वो बो दिया जाता था, उसको उगा लिया जाता था। मॉनसून, आपको पता है मॉनसून जो है वो हमारी कृषि की रीढ़ है, और आज के समय में भी ऐसा है। आपको पता है कि हमारी जो कृषि है आज के समय में भी मॉनसून पे निर्भर करती है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत होती थी, यानी कुछ ऐसी भी फसलें होती है जिनके लिए एक्स्ट्रा पानी की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने क्या करा, जिसमें ज्यादा पानी चाहिए, एक्स्ट्रा पानी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाए। कृत्रिम उपाय का मतलब है जैसे मान लो कोई नहर बना लेना, कोई तालाब बना लेना, कोई कुछ कहीं और से पानी ले आना। ठीक है, कुएं या जो भी उस समय में रहा होगा व्यवस्था, आज के समय में तो ट्यूबवेल, समरसीबल वगैरह लगा लिए जाते हैं, उस समय में जो भी व्यवस्था रही होगी तो वो कुछ कृत्रिम उपाय भी करते थे। ठीक है, सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। जो राज्य जो था, राज्य का मतलब यहाँ पे है मुगल सत्ता से, यानी मुगल जो सत्ता थी वो भी सिंचाई के काम में क्या करती थी, मदद करती थी। अब यहाँ पे मदद क्यों करती थी, क्योंकि आपको पता है कि राज्य जो है, राज्य को जो ज्यादा टैक्स मिलता है वो किससे मिलता है, वो कृषि से मिलता है।
इसीलिए वो कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करते थे, सिंचाई काम में मदद करते थे। जितना ज्यादा वो सिंचाई में मदद करेंगे, खेती उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मतलब फसलें आएंगी, उतना ज्यादा इनको टैक्स मिलेगा, तो इनका फायदा था। तो ये होता था। उत्तर भारत में राज्य ने, राज्य का मतलब यहाँ पे मुगल सत्ता से, जहां पे भी राज्य आ रहा है वहां पे मुगल सत्ता, ठीक है, याद रखो। उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें और नाले खुदवाए, यानी कि जो मुगल थे उन्होंने कई नहरें और कई नाले खुदवाए थे उत्तर भारत में, ताकि उससे क्या मिले, सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। कई पुरानी नहरों की मरम्मत भी इन्होंने करवाई। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि शाहजहां का शासनकाल के दौरान पंजाब में जो शाह नहर है, इसका निर्माण था। इसके बाद देखते हैं आगे है कि किसान निम्न तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, यानी निम्नलिखित तकनीकों या कह सकते हो, या फिर निम्न कौन कौन सी तकनीकें हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, उसको देखते हैं। सबसे पहले है कि खेती के लिए ये पशु बल का इस्तेमाल करते थे, यानी पशुओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जैसे बैल वगैरह का इस्तेमाल हो जाता था। दूसरा क्या है कि लकड़ी के जो हल्के हल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता था, एक छोर पे ना नुकीली लोहे की धार वाली नुकीली फाल लगा ली जाती थी, जिससे जमीन को खुरचा जा सके। तो ये एक तकनीक हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी एक और तकनीक थी कि ये क्या करते थे, हल को मिट्टी, हल जो था इनका वो मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, ऊपर खोदते थे ऊंचाई पे, जिससे कि क्या है, जिसके कारण गर्मी के महीनों में जो जमीन के अंदर जो नमी है वो बनी रहे। अगर ज्यादा अंदर तो खोद उसे खुदाई कर देंगे तो उसकी नमी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, इसीलिए ऊपर के कुछ हिस्सों को ही खुरचते थे। तो ये कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। इसके अलावा देखो, बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे देखो ये कैसे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। हल होता है और उसमें कुछ ऐसा पाइप टाइप का होता था, कुछ गड्ढा टाइप का बर्मा। उसमें क्या होता था, जब जुताई होती है, खुरचा जाता है, तो उसमें ऊपर से बीज डाला जा सकता है। उसमें बीज डालते जाएंगे तो वो अंदर जाता जाएगा जमीन में, ये बर्मे से। लेकिन इस तकनीक को ना ज्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज्यादा था। बरमे का इस्तेमाल किया जा सकता था, हो सकता है कुछ किसान करते भी हों, लेकिन जो ज्यादा फेमस था या जो जो ज्यादा मतलब लोग करते थे वो थे छिड़कना, बीजों को वो छिड़क देते थे, ठीक है। तो ये भी एक तकनीक हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, मिट्टी की गुड़ाई करना। और गुड़ाई करना मतलब उसमें जो आपने देखा होगा निराई वगैरह करते हैं, घास वगैरह निकाल देते हैं, खरपतवार निकाल देते हैं, उसको हल्का हल्का खोदते हैं मिट्टी को हाथ से। उसके लिए क्या करते हैं, लकड़ी के मूठ वाले, लोहे के पतले धार वाले, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके का होता है। अब इसको गांव में तो हमारे खुरपी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये लकड़ी का हिस्सा होता है, ठीक है, ये हाथ से पकड़ते हैं। और आगे लोहे का हिस्सा होता है जो कि नुकीला होता है। इससे क्या करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई की जाती है, या कोई खरपतवार है तो उसको उखाड़ा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये गुड़ाई और निराई वगैरह के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हो जाएगा तकनीक। अब बात करते हैं फसलों की भरमार, कि कौन सी फसलें उगाई जाती थी, किस तरह की फसलें थी, कितनी फसलें थी, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं, मौसम के दो मुख्य चक्र जो कि होते हैं, रबी और खरीफ और रबी होते हैं। तो मौसम के जो दो मुख्य चक्र हैं इनके दौरान खेती की जाती थी। एक हो जाएगा खरीफ और एक हो जाएगा रबी। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें अगर हम, तो ज्यादातर जगह पर साल में कम से कम 2 फसलें तो आराम से उगा ली जाती थी, ठीक है। जहां पे बारिश या सिंचाई हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा सिंचाई के साधन मौजूद रहते हैं, वहां पे तो साल में 3 फसलें भी उगाई ली जाती थी। नॉर्मली क्या होता है, साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, 2 टाइम पे, रबी और खरीफ के समय में। लेकिन जहां पे पानी ज्यादा उपलब्ध था वहां पे साल में 3 बार फसलें उगाई जा सकती थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या था, जो कृषि की जो पैदावार थी वो बहुत ज्यादा थी, उसमें काफी ज्यादा पैदावार हो जाती थी, और उसमें वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी। यानी रबी की फसलें अलग हो जाएंगी, खरीफ की अलग हो जाएंगी, या तीसरी कोई फसल उगा रहे हैं वो अलग, तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। आईने अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत में, अगर हम बात करें दोनों मौसम को मिलाकर, तो मुगल प्रांत में अगर हम बात करें केवल आगरा में, तो आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। आगरा में कितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी, 39। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार की जाती थी। बंगाल की बात करें तो बंगाल में केवल चावल की 50 किस्म, यानी 50 टाइप के चावल उगा लिए जाते थे। तो सोचो कितनी ज्यादा वैरायटी है फसलों में, बहुत ज्यादा। और कुछ स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि जिनसे कामिल जैसे लफ्ज मिलते हैं, कुछ मतलब ऐसे स्रोत है जिसमें जिनसे कामिल जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता था, सर्वोत्तम फसल।
जो मतलब सबसे जो बेहतरीन फसल होती थी ना उसको जिनसे कामिल बोला जाता था। तो हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लें। इसके बाद है कि मुझे मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता था, बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था। ये भी आपको याद रखना है कि जो बेहतरीन फसल है, अच्छी फसल है, ऐसी फसलों को उगाने के लिए जो मुगल जो थे राज्य जो थे राज्य जो था वो किसानों को प्रोत्साहित करता था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फसल अगर उगाएंगे तो टैक्स भी उसको ज्यादा मिलेगा, यानी राज्य को फायदा होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल फसल थी और ये कॉमर्शियल यूज के लिए उगाई जाती थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेहतरीन फसलों में नाम आता है कपास का और गन्ने का। अब बात करते हैं मध्य भारत की थोड़ी। तो मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाते थे। ये आपको याद रखना है। बंगाल, बंगाल जो था वो किस लिए फेमस था? चीनी के लिए। तिलहन की बात करें, जैसे सरसों जिससे तेल वगैरह बनता है, या फिर दलहन, ये नकदी फसलों में आते थे। और 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भी भारत में एंटर हो गई थी, जो कि मतलब भारत की नहीं थी पर बाहर से एंट्री ली थी, और ये भी हमारे यहाँ पे उगाई जाने लगी थी। जैसे कि मक्का जो है भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया। मक्का जो हम देखते हैं ये भारत का नहीं है, बल्कि ये कहाँ से आता है? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया था। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जी जो थी ये नई दुनिया से, यानी एंडीज, अमेरिका और उधर की साइड से ये आई थी ये चीजें। और इसी तरह अनानास, पपीता जैसे फल भी आने लगे थे वहां से। तो ये जो चीजें आज के समय में हम देखते हैं ये बाहर से आई हुई चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 था वो खत्म हो जाता है, और आपको पार्ट 1 में फसलों के बारे में, कृषि के बारे में, कृषि तकनीक के बारे में, सिंचाई के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ाती है। बेसिक बेसिक सी चीजें बनती हैं यहाँ से, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसको देखकर आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको बताएं वीडियो में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप जो है हमारा टेलीग्राम पे है, आप इसमें जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।